और क्या चाहिए? गौरव वारिया की गाड़ी ले लो, गौरव वारिया का चश्मा ले लो, ये कोट भी उतार के दे देता हूं। अन्नदाता के लिए जितना करो उतना कम है भाई। आदरणीय अन्नदाता ये कह रहे हैं कि हमें और सब्सिडी दो, WTO मना करता है सब्सिडी देने के लिए। आदरणीय अन्नदाता ये कहते हैं कि आप WTO से निकल जाओ, हमें कोई फर्क, हमें दो, लाओ मेरे पास, और लाओ और लाओ, मुझे फॉर्च्यूनर से लैंड रोवर पे अपग्रेड करना है, और लाओ। मैंने कभी नहीं देखा किसान यूनियन को मना करते हुए कि यार पाकिस्तान क्यों नहीं जाता। पाकिस्तान के साथ तो जंगें हुई हैं आपकी, पाकिस्तान के साथ तो जंगें हुई हैं, पाकिस्तान के साथ तो तलवारें निकली हैं, तोपें निकली हैं, पाकिस्तान के साथ 4-4 जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान से। उसमें से भाई साहब 2 जंगें 65 की और 71 की तो पंजाब में तक हुई हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने थोड़ा सा जो हमारे किसान भाई हैं, जो उन्होंने डिमांड्स करी हैं, जो मांगे रखी हैं, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा अध्ययन करा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं कोई एक्सपर्ट हूं या मुझे हर एक चीज पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जितना थोड़ा मुझे पता लगा, अभी जो हाल फिलहाल का जो किसान आंदोलन है, जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हैं किसान और वहां पे विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों का और हर चीज का विरोध कर रहे हैं, तो उनके बारे में मुझे एक बात पता लगी है कि दोस्तों, जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो एक्चुअल में पंजाब का है। मध्य प्रदेश का किसान, केरल का किसान, तमिलनाडु का किसान, कश्मीर का किसान, कहीं का भी, दुनिया भर में कहीं का भी किसान है, मुझे लग रहा है वो अन्नदाता नहीं है। वो इतना काम नहीं करता, इतनी मेहनत नहीं करता, वो खून पसीना इतना नहीं बहाता। अगर कोई खून पसीना बहाता है तो सिर्फ पंजाब का किसान है, ऐसा सुनने में आया है मेरे। एनीवे, तो दोस्तों, इनकी कई डिमांड्स हैं। कुछ डिमांड्स, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, कुछ डिमांड्स मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा, रखूंगा, फिर आप बताइएगा कि इन डिमांड्स में कितना जोर है, कितना दम है। एक तो MSP ऑलरेडी मिल रहा है और क्रॉप्स पे MSP चाहिए, ठीक है। तो यानी कि सरकार एक मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस तय करे और उतना पैसा मिले। एक तो ये बात है। सही बात तो ये है कि जो काश्तकारी होती है या जो एग्रीकल्चर होता है, उससे कहीं ज्यादा किसान दूध, अब दूध भी तो किसान ही है, किसान का ही तो एक प्रोडक्ट है, यानी कि गाय या भैंस उसके पास हो, फिर उसका दूध निकाल के किसान बेचता है, वो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो भी किसान का वो करा हुआ प्रोडक्ट है। जैसे कि गेहूं है, वैसी गाय भैंस का दूध, फिर आपका अंडा, मुर्गी, बकरी, ये सारे के सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं और ये बुआई और कटाई से कहीं ज्यादा हैं। उनकी कोई बात है ही नहीं बीच में, उनकी कोई बात कर ही नहीं रहा। उसके ऊपर से किसान भाइयों ने, ये पंजाब के किसान हैं, ये बात केरल का किसान नहीं कह रहा, ये उत्तराखंड का किसान नहीं कह रहा, ये महाराष्ट्र का किसान नहीं कह रहा, ये वेस्ट बंगाल का किसान नहीं कह रहा, ये सिर्फ चीख चीख के पंजाब का किसान कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपए महीना पेंशन चाहिए। ठीक है जी, पेंशन चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा सरकार गारंटी करे कि 50% प्रॉफिट हो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, यानी कि एज अ किसान अगर मेरी लागत 1,000 रुपए की है तो मुझे कम से कम 1,000 रुपए लगाने के बाद कम से कम मुझे 1,000 रुपए तो वापस मिले ही मिले, मुझे 500 रुपए और ऊपर से प्रॉफिट मिले, यह सरकार गारंटी करेगी। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सरकार ने यह कहा था कि हम किसानों की इनकम कर देंगे डबल। अब यह चाहते हैं कि इनकम डबल करो, लेकिन जो फार्म लॉज हैं, जो सरकार पिछली बार लाई थी इनके समक्ष, यह मना कर दिए किसानों ने कि फार्म लॉज से हम नहीं मानते, इनको वापस लो, और प्रेशर में सरकार ने वापस भी ले लिए, वो नहीं मानने, डबल कर दो। डबल कैसे करो मैं बताता हूं आपको। डबल यह करो कि सरकार इनके बैंक में पैसा डाल दे। सरकार जो है किसानों के, अन्नदाता के बैंक में पैसा डाल दे, वो चाहते हैं। तरीका नहीं चाहते कि कैसे सरकार ये बताए कि तुम डबल करो। सरकार ने बोला था, सरकार ने इनको यह बोला था कि अगर इनकम दुगनी करनी है, उसका एक तरीका, इसमें कई तरीके हैं, एक तरीका यह है कि अगर उदाहरण के लिए पंजाब, क्योंकि पंजाब के किसान बैठे हैं ना, अन्नदाता वही हैं, बाकी सब हमारे जो भाई बहन हैं वो धनिया झील रहे हैं, अन्नदाता हैं वहां के किसान। तो अन्नदाता को यह बोला था कि भैया अगर आप अपनी इनकम डबल करना चाहते हैं तो इसमें एक तरीका यह है कि आपको जहां अपना बेचना है, भारत में अपना प्रोड्यूस, आप वहां पे बेच सकते हैं। आपके ऊपर ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आज की तारीख में है, क्योंकि कई चीजों में किसान फंसा हुआ है। सरकार ने बोला बिचौलिया हटा देते हैं। अब बिचौलिए वही तो है लैंड रोवर के, 5 करोड़ की लैंड रोवर, 3 करोड़ की लैंड रोवर में जो आते हैं दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए या हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे। अब देखिए इसमें क्या बात है, मैं आपको बताता हूं।
भाई लोगों ने ये बोला कि आप कॉरपोरेट के साथ डील करेंगे, कॉरपोरेट आपको पैसा देगी हर चीज के लिए। आपको कॉरपोरेट को अनाज देना है, आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आप पंजाब में किसानी कर रहे हैं, कॉरपोरेट वाला आपके खेत पे आएगा, आपको बोलेगा, पूछेगा कि बाबूजी आप क्या उगा रहे हो, यहां पे गेहूं उगा रहे हो आप, ठीक है, हम आपको उसका सीड्स का भी पैसा देंगे, हम आपको हर चीज का पैसा देंगे, राइट। और हम आपसे पूरा एक आपके और हमारे बीच में रेट तय होगा, उस रेट पे हम आपसे खरीद के ले जाएं। आपको कहीं नहीं जाना, आपको कहीं पे भी नहीं जाना। नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता भाई? ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें गड़बड़ क्या है? किसान को पैसा ही तो मिलेगा ज्यादा? नहीं, बात यह है कि जो पंजाब में सबसे ज्यादा बिचौलिए पंजाब में है एग्रीकल्चर वाले। मैं पंजाब के किसान को गलत नहीं बोल रहा, मैं बिचौलियों को गलत बोल रहा हूं। और इन्होंने किसान को ऐसे जकड़ा हुआ है। इन्हीं के बहकावे में आके किसान आते हैं बॉर्डर पे और वहां पे फिर हंगामा शुरू होता है। किसान कह रहे हैं कि साहब जो हमने कर्ज लिया है कर्ज भी माफ हो जाए। अच्छा, कई सारे लेफ्ट लिबरल्स ये भी कहते हैं कि कॉरपोरेट्स को भी तो कर्ज दिया था, वो भी तो माफ हो गया था, तो आप किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर? किसानों का कर्ज तो हर इलेक्शन के पहले माफ होता ही होता है। 2-2, 3-3 लाख रुपए सबने पकड़ रखे हैं सब। कॉरपोरेट्स जो हैं उनको डूबने से बचाना क्यों जरूरी है? उनमें से कई सारे फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं और हजारों लाखों को रोजगार देते हैं। आपको क्या लगता है नोएडा के बीच में खेती हो रही है? नोएडा किस चीज के लिए मशहूर है? नोएडा है टेक्सटाइल के लिए मशहूर, नोएडा है सॉफ्टवेयर के लिए मशहूर। ये मशहूरियत है नोएडा की। गुड़गांव ले लो, गुड़गांव के आसपास भी खेत हैं, लेकिन गुड़गांव क्यों मशहूर है भाई? गुड़गांव इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर सेंटर्स ऑफ इंडिया, लाइक बैंगलोर। बैंगलोर बहुत बड़ा है, गुड़गांव से छोटा है, लेकिन फिर भी बैंगलोर में टॉप कंपनीज है, टॉप मल्टीनेशनल ब्रांड्स, तो यही तो हैं जो लाखों दर करोड़ों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और उनको रोजगार मिलता है। यहां पे ये पूरा ये कह के ना कि अन्नदाता 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 करके रिपीट कर करके इसको इतना रोमांटिसाइज कर दिया है, इतना रोमांटिसाइज कर दिया है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। अब और एक डिमांड पे आते हैं जो हमारे अन्नदाताओं की डिमांड है। दोस्तों, मनरेगा में पैसा मिलता है ना, अब ये कह रहे हैं कि पूरी खेती बाड़ी को मनरेगा में डालो, यानी कि पैसे कमाने के स्रोत देख लीजिए। मैं यार क्या ब्रिलियंट दिमाग है जिसने सोचा है। अपनी फसल बेच के एमएसपी पे पैसा मिलेगा, वो एक कमाई, ठीक है भाई। फिर सरकार उनको 50% प्रॉफिट उसके ऊपर से अश्योर करके देगी, वो दूसरी कमाई, ठीक है जी। तीसरी कमाई इनकी पेंशन हो गई 10,000 रुपए महीने की। चौथी कमाई इनकी ये हो गई कि मनरेगा में ये लोग सेट हो गए तो हजारों रुपए महीने के उसकी कमाई। पांचवी कमाई इनके लिए, आपको पता भारत में बाय द वे डीजल क्यों सस्ता है और पेट्रोल क्यों महंगा है? जरा ये भी पता लगाइए कि डीजल सस्ता क्यों है भारत में, पता लगाइए जरा, आपको अपने आप पता लग जाएगा। डीजल सस्ता है ना, क्यों है, और उसको कितना झटका पड़ता है भारत सरकार को हर महीना उस चीज के लिए। भाई साहब, हमारी अर्थव्यवस्था के नाक से खून निकल जाता है। डीजल क्यों सस्ता है, जरा ये देख लीजिए, ठीक है जी। ये पांचवी चीज हो गई। छठी चीज, हमारे सारे लोन माफ कर दो। हमने जो लोन लिए रेगुलर माफ करो, हम लोन लेते रहेंगे, चुनाव के पहले वोटों के लिए तुम्हें लोन अपना हमारे माफ करने पड़ेंगे। अच्छा हाँ दोस्तों, मनरेगा के मामले में मैं वापस मनरेगा पे आता हूं। ये कह रहे हैं कि हम अपने खेत पे काम करेंगे और सरकार हमें अपने खेत पे काम करने का पैसा देगी। पंजाब के फार्मर, ये अन्नदाता हैं पंजाब के, पंजाब का अन्नदाता कहता है कि मैं अपने घर पे काम करूंगा, अपने खेत पे काम करूंगा, ये सरकार पे और देश पे एहसान है और उसके भी मुझे पैसे चाहिए। दोस्तों, आपको एक बात पता है, किसान सब्सिडी दे दे के पंजाब की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। आपको एक बार और पता होगी कि पंजाब जो उसका डेट टू जीडीपी रेशियो है पंजाब का, है ना, उस डेट में 90% डेट है। 90% डेट यानी कि 90% कर्जा जो है सरकार का, वो किसानों को सब्सिडी देने के चक्कर में है। खासतौर से इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त बिजली दे दो, मुफ्त ये दे दो, मुफ्त ये दे दो, क्योंकि इनकी लॉबी तगड़ी है, वोट ये देंगे, ये भी मुफ्त दे दो, वो भी मुफ्त, दो मुफ्त। मैं ये नहीं कह रहा आपको सपोर्ट करना है, लेकिन जब ये मांग करते हैं पेंशन की, तो पेंशन किस किस को देंगे भाई? किसान कौन है? मैं फिर कह रहा हूं, किसान कौन है? मैंने परसों यही सवाल पूछा था, सैटरडे को यही सवाल पूछा था, किसान है कौन भाई? क्या वो है जो खेत का, जो जमींदार है, जिसका खेत है, या उस खेत पे जो 20-50 लोग बिहार यूपी से आते हैं वो? और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई जो यूपी बिहार से आते हैं,
मैंने कई किसानों से बात करी है बीच में, ठीक है ना, फोन पे बात करी, ऑब्वियसली मैं कहीं गया नहीं मिलने के लिए, मैंने बात करी और 7-8 लोगों से बात करी। उनका एक ही कहना है, एक इमोशनल कनेक्ट है किसान का अपनी जमीन के साथ, वो यूपी का हो, वो पंजाब का हो, वो महाराष्ट्र का हो, किसान का जमीन के साथ एक इमोशनल रिश्ता है। पर लोगों ने एक बात और बोली है कि जो खेती बाड़ी करता है, जो हल जोतता है, जो ट्रैक्टर चलाता है, जो खून पसीना बहाता है खेतों पे, जमीन पे हक उसका। मैं पंजाब के किसानों से यह पूछता हूं कि जो यूपी और बिहार का वर्कर आता है, लेबर आता है और आपके खेतों में वो मेहनत करता है, आपके खेतों पे खून पसीना बहाता है, क्या आप उसको मालिकाना हक दोगे? आप तो इतना कुछ मांग रहे हो, पेंशन भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, हैं, हर चीज दे दो। आज अगर एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की कीमत X है और एक गाड़ी की कीमत X है, ट्रैक्टर में टैक्स जो लगता है वो बहुत कम है। उसी कॉस्ट की अगर आप गाड़ी खरीदें तो उसमें टैक्स बहुत ज्यादा है। यानी कि हर चीज में फायदा है। कई जगह बिजली फ्री, पानी फ्री, ये लो। ओए यार, और जब हम कहते हैं ये बात तो फिर वहां से जवाब आता है, और एक बहुत बड़ा कोई पढ़ा लिखा जो किसानों के हक में बात कर रहा था पंजाब के किसानों में, वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप हमें परमिशन दो कि हम दुनिया भर में अपना सामान एक्सपोर्ट करें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, आप हमें इजाजत दो, आप हमें अनुमति दो कि हम दुनिया भर में अपना अनाज एक्सपोर्ट करें। अगर हमें अच्छे दाम इंग्लैंड से मिल रहे हैं तो हम इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करेंगे। अब बिल्कुल ठीक है, आप एक्सपोर्ट करो, हम इसके लिए राजी हैं, लेकिन टैक्स भरना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स नहीं है, उसमें भी मजे मार रहे हो आप, ठीक है। बीमा चाहिए अपनी फसल के लिए। जो फौजी बॉर्डर पे खड़ा है ना, वो अपना प्रीमियम खुद भरता है। शौक लगा? क्यों दोस्तों, शौक लगा? जो फौजी सरहद पे लड़ रहा है आपके और मेरे लिए, राइट, वो अपना प्रीमियम खुद भरता है, उसको फ्री इंश्योरेंस नहीं मिलती। पर अन्नदाता जो है पंजाब के हमारे माननीय आदरणीय अन्नदाता, वो ये कह रहे हैं कि हमें फसलों पे इंश्योरेंस भी चाहिए और उसका प्रीमियम सरकार भरेगी। और क्या चाहिए? गौरव वारिया की गाड़ी ले लो, गौरव वारिया का चश्मा ले लो, ये कोट भी उतार के दे देता हूं। अन्नदाता के लिए जितना करो उतना कम है भाई, करना चाहिए। दोस्तों, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत भारत उसका सिग्नेटरी और बहुत सारे देश उसके सिग्नेटरी हैं। आदरणीय अन्नदाता ये कह रहे हैं कि हमें और सब्सिडी दो। WTO मना करता है सब्सिडी देने के लिए। WTO जो है वो मना करता है, वो कहता है कि हम सब्सिडी एक लेवल के ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है ना। आदरणीय अन्नदाता ये कहते हैं कि आप WTO से निकल जाओ, हमें कोई फर्क, हमें दो, लाओ मेरे पास, और लाओ, मुझे फॉर्च्यूनर से लैंड रोवर पे अपग्रेड करना है, और लाओ। अगर इनकी सारी डिमांड आप मान लेते हैं ना, मैं सरकार से बात कह रहा हूं, अगर सरकार इनकी सारी डिमांड मान लेती है दोस्तों, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बदतर हाल में चला जाएगा 1 साल के अंदर। 1 साल नहीं लगेगा, 1 साल। जो हम लोग कहते हैं ना बड़े फक्र के साथ कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है, ये सब समाप्त कर देंगे, सब सवा चट हो जाएगा। अब दोस्तों एक और बात बताऊं मैं आपको, जो चावल का प्रोडक्शन है ना, नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, नंबर 3 पे पंजाब है। ये पहले एक जमाने में पंजाब में चावल नहीं उगाया जाता था, क्योंकि पंजाबी डाइट में चावल की जगह बहुत थोड़ी है। कभी कभी चावल खा लिया, पंजाबी ने खा लिया। पंजाबी क्यों? राजस्थान में चावल की डाइट बहुत कम है, गुजरात में बहुत कम है, मध्य प्रदेश में मिक्स एंड मैच है, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में ज्यादातर रोटी खाएंगे, ईस्टर्न यूपी में जो बिहार के साथ लगता है इलाका, वहां पे चावल, वेस्ट बंगाल में चावल, बिहार में चावल, पूरे सदर्न स्टेट्स में चावल, पूरे नॉर्थ ईस्ट में चावल। पंजाब में मोटा अनाज, ये सब चलता है। चावल पंजाब की डाइट का कभी हिस्सा था ही नहीं। कभी कभी वंस इन अ वाइल फॉर अ चेंज लग्जरी में खा लेते थे। आजकल की तारीख में पंजाब ने दमादम मस्त कैलेंडर कर दिया और चावल उगाना शुरू कर दिया। कोई गलत बात नहीं है, पूरा अधिकार है, चावल उगाएं, धनिया उगाएं, प्याज उगाएं, जो उगाना है उगाएं। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, चावल उगाने के लिए सबसे बड़ी चीज आपको क्या चाहिए? ढेर सारा पानी। और ये पानी कहां से आ रहा है? देखिए, अब मैं आपको बताता हूं। पंजाब यानी कि 5 नदियां, उसके ऊपर पंजाब का नाम बनाया गया है। पंजाब यानी कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब वो रिवर्स कौन कौन से हैं, वो कहां से शुरू होते हैं, कहां पे खत्म होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है अपने अगले पॉइंट के लिए। आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों ये देखिए, सतलज ये लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स है। ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। ये तिब्बत से आती है हिमाचल, हिमाचल से जाती है पंजाब। इसको तिब्बत में कहते हैं लांगशन खबाब, ठीक है। और नीचे वाले एरिया में जो ऊंचे इलाके हैं लाहौल स्पीति के एरिया में, इसको कहते हैं लांगशन खबाब। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि वहां पे मेरी पोस्टिंग रह चुकी है, मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सर्व कर चुका हूं, ठीक है जी। लांगशन खबाब नीचे आती है, नीचे उसका नाम सतलुज हो जाता है, वही नदी नीचे आती है और वही नदी घुसती पंजाब में, सतलज नदी, ठीक है जी। दूसरा है ब्यास। ये ब्यास कुंड है रोहतांग पास के पास हिमाचल में। ये कुल्लू वैली से आती है, फिर ये सतलज को ज्वाइन कर जाती है पंजाब में। तीसरी नदी है रावी। रावी आती है इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हुए फिर आती है बिफोर एंटरिंग दी पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ पंजाब, ठीक है भाई। इसका ओरिजिनल है, जो ओरिजिन है इसका, स्रोत है इसका, यह है हिमालयाज नियर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आप आते हैं चेनाब में। यह भी जम्मू और कश्मीर से निकलती है, वैली के थ्रू फ्लो करती है और कश्मीर वैली फिर ये पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है। अच्छा, झेलम ये वेरीनाग जम्मू और कश्मीर के थ्रू होते हुए श्रीनगर पाकिस्तान, ठीक है ना। अब एक जमाने में ये हिमाचल का पूरा एरिया दिस यूज्ड टू बी पंजाब। फिर इसका 60s के दशक में हरियाणा बन गया अलग से, राइट। ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ ना पूरा स्टेट्स का, ये बनाया गया, स्टेट्स अलग अलग बनाए गए, काफी स्टेट्स अलग बनाए गए, तो फिर अलग हो गया पंजाब, अलग हो गया हरियाणा। यानी कि आप देखिए, ये जो पंजाब में पानी है, ये जो पंजाब में पानी है, अब एक डिमांड ये थी कि भाई पानी हरियाणा को दे दो। वो इलाका थोड़ा सा पंजाब के मुकाबले हल्का सा सूखा है, क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर पंजाब के साथ तो लगता है एक बॉर्डर हरियाणा का दिल्ली के अलावा लगता है राजस्थान से, और वो एरिया सूखा है पूरा। वहां पे भी किसान है, एक बूंद पानी नहीं देंगे हरियाणा को, ये बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, एक बूंद पानी नहीं देंगे। और ऊपर से सिद्धू मूसेवाला ने गाना भी निकाल लिया SYL के ऊपर, है ना, यानी कि सतलुज यमुना लिंक, पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। इमोशनल मामला कर दिया, गाने लिख लिख के, गाने लिख लिख के, गा गा के इमोशनल मामला कर दिया कि पानी नहीं देंगे। यार एक बात बताओ, आपके भाई हैं हरियाणा वाले, वो बगल में रहते हैं, आप जब प्रोटेस्ट करते हो आप हरियाणा के थ्रू आते हो। आप जब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो, अपनी मांगे करते हो, तब आप चाहते हो कि हरियाणा का जो किसान है वो आपके साथ चले दिल्ली, क्योंकि आप हरियाणा के थ्रू आओगे दिल्ली। आप उसको एक बूंद पानी नहीं देने को राजी हो, लेकिन आप चाहते हो कि जब पुलिस लाठी मारे तो हरियाणा के किसान के सर पे भी एक आध लाठी मारे। यह कहां का न्याय है? सोचना कभी इसके बारे में, ठीक है जी। मैं यही कह रहा हूं, आपके नेता यानी कि पंजाब के नेता कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, मौत आ जाए, खून की नदियां बन जाए, हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। यह आपने किसानों को लेके एक बड़ा इमोशनल मामला बना दिया, उनकी भावनाएं जोड़ दी उसके साथ। उनको लगता पता नहीं पानी ले लेंगे क्या हो जाएगा। आप कहते हो पानी नहीं देंगे। कैनाल बनाया, वहां पे कैनाल बनाने की कोशिश करी, खालिस्तानियों ने भाई साहब इंजीनियर्स को गोली मार दी, लेबर को गोली मार दी, काम रोक दिया। कितनी बार तो काम रोक चुका है उधर। एक बूंद पानी नहीं देंगे हरियाणा को, लेकिन हरियाणा वालों को पानी नहीं देंगे, हरियाणा वालों को खून जरूर चाहिए। ये जितनी भी किसान यूनियन है पंजाब की आएंगी, इनको हरियाणा के किसान का सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं देनी उसको। और उसको पानी देने को मना कर रहे हो जो उसका हक है, क्योंकि बंटवारे के पहले जब ये स्टेट्स का पूरा अलग अलग हुआ था ना, स्टेट्स का, तो दैट सर्टेन पार्ट वाज पार्ट ऑफ पंजाब ओनली, सम पार्ट वाज राजस्थान आल्सो, बट दिस पार्ट ऑफ पंजाब ओनली। आप उस एरिया को पानी देने को राजी नहीं कर, पानी नहीं देंगे। अगर हिमाचल हिमाचल वाले कहते हैं कि उनका दिमाग फिर गया, हिमाचल वालों को उन्होंने बोला हम पंजाब को नहीं देते पानी, फिर आप क्या करोगे? अच्छा, जब आपसे पानी चला जाता है पाकिस्तान, मैंने कभी नहीं देखा किसान यूनियन को मना करते हुए कि यार पाकिस्तान क्यों पानी जाता है। पाकिस्तान के साथ तो जंगें हुई हैं आपकी, पाकिस्तान के साथ तो जंगें हुई हैं, पाकिस्तान के साथ तो तलवारें निकली हैं, तोपें निकली हैं पाकिस्तान के साथ, 4-4 जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान से। उसमें से भाई साहब 2 जंगें 65 की और 71 की तो पंजाब में तक हुई हैं। पाकिस्तान में पानी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान में पानी चला जाए देयर इज नो प्रॉब्लम। हरियाणा को नहीं जाना चाहिए यार। कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि पता नहीं कि असली दुश्मन पाकिस्तानी क्या रहना है। ये चक्कर क्या चल रहा है भाई? सोचिए जरा इसके बारे में। दोस्तों, मैं
पंजाब के किसान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इनकी मंडलियां बनी हैं किसानों की। आपको पता है, किसी ने बताया था उस दिन, फिर मैंने रिसर्च करी और जिस बंदे ने लिखा था वो गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है। मुझे लगा कि ऐसे ही मजाक कर रहा है, फिर मैंने रिसर्च करी, मैंने बोला नहीं अपना सब्सक्राइबर है, देखो तो यार क्या बोल रहा है वो। देखा, उसमें कैंसर ट्रेन जाती है पंजाब से राजस्थान, कैंसर ट्रेन। उसका नाम कुछ और है ट्रेन का, लेकिन हर एक ट्रेन में राइट इलाज के लिए भर भर के पंजाब से हर रोज 50-80 लोग जाते हैं राजस्थान इलाज करने के लिए। उनको कैंसर हो रखा है। कैंसर कहां से होता है इनको? क्योंकि जमीन में इतने पेस्टिसाइड डाल दिए हैं, और फसल निकालो और फसल निकालो और फसल निकालो और निकालो। उसमें पेस्टिसाइड डाल दिए, उसमें इतना केमिकल डाल दिया, इतना गंद डाल दिया कि लोगों को कैंसर होना शुरू हो गया। दोस्तों सोचिएगा कभी इसके बारे में। अच्छा, एक आखिरी में ना, ये वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहता हूं कि आप देखो जरा, फिर मैं आपको इसके बारे में विश्लेषण करके बताऊंगा। अब तो बात ये है किसानों की, हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने की है। सही है ना? बात सही है, गलत है? और राज कौन कर रहे हैं हमारे पास, जो देश के गद्दार है। सुना आपने दोस्तों कि 90% बलिदान पंजाबियों ने दिया। देखिए, हम पंजाबी भाइयों बहनों की इज्जत करते हैं और यह बात सच है कि पंजाबियों ने बहुत बलिदान दिया है देश के लिए, चाहे आर्म्ड फोर्सेस हो, कुछ भी हो, किसान भी हो, सबने बहुत काम करा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे दिल में पंजाबियों के लिए प्यार है, इज्जत है। लेकिन यह कहना कि 90% ही किसने कैलकुलेट करा? 90% ये जो भाई बोल रहा है ना, ये वीडियो जिसने बनाया ये झूठा है। ये इंसान झूठा है जो कह रहा है 90%। आप फौज को ले लीजिए, ठीक है, हर एक रेजिमेंट ने इस देश के लिए अपना सर कटाया है। मैं फौजी हूं, मैं आपको कह सकता हूं, हर एक रेजिमेंट ने अपने देश के लिए सर कटाया। जिन रेजिमेंट्स का डायरेक्टली पंजाब से ताल्लुक है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने भी सर कटाया है, उन्होंने भी सर कटाया है। लेकिन यह बात सच है कि सिर्फ उन्होंने नहीं, सब ने कटाया है। राजपूत रेजिमेंट ने सर कटाया है, राजपूताना राइफल्स, गोरखा राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, डोगरा, पंजाब, सिख लाइट इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट, नागा, असम। आप नाम ले लीजिए, नाम खत्म नहीं होते। ये तो सिर्फ इन्फेंट्री के रेजिमेंट्स की बात कर रहा हूं। आर्मर्ड का देख लीजिए, आप कारगिल में देख लीजिए, लेटेस्ट कारगिल है ना, 1999 का लेटेस्ट वॉर, आप देख लीजिए। तो ऐसी बात नहीं है, सबने बलिदान दिया है। ये बच्चों को अपने झूठ बोल के ये जो किसान है, ये पता नहीं किसान है भी कि नहीं, मुझे डाउट है कि किसान है, पर ये जो बंदा है जो बोल रहा है ना कि 90%, यही 90% ये अपने बच्चे को सुनाएगा, तब तक ये 95% हो जाएगा। और इसका बच्चा जब अपने बच्चे को सुनाएगा, वो बोलेगा 100% अभी ने करा है। ऐसा नहीं है। पंजाबियों का बलिदान है, पंजाबियों के बहुत बलिदान की हम मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं। लेकिन तमिलनाडु के लोगों ने भी अपना सर कटाया, केरल के लोगों ने भी सर कटाया, मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई ऐसी जगह नहीं है भारत में जहां के लोगों ने आके इस देश के लिए बलिदान ना दिया हो। चाहे आप स्वतंत्रता संग्राम देख लें, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई देख लें, या 1947 से लेकर आज हम बैठे हैं फरवरी 2004 में, आप देख लें। ऐसा नहीं है। ये गलत चीज बताई जा रही है लोगों को, और जानबूझ के लोगों को इमोशनल करा जा रहा है, क्योंकि लोग सिंपल हैं। पंजाब के लोग इमोशनल लोग हैं, सिंपल लोग हैं। उनके दिमाग में ये किसान यूनियन वाले गलत चीजें भर रहे हैं। मैंने सोचा आज आपको, आज के ना, मैं नॉर्मली इन सब चीजों पर ज्यादा बोलता नहीं हूं दोस्तों, लेकिन आज मेरे मन में ना मैंने 2-4 वीडियोस देखे, बड़ी खटास हुई यार। और बोला क्या ये नॉनसेंस बोल रहे हैं, ये कोई चीज है बोलने वाली? इनका जवाब देना जरूरी है, और जवाब होना चाहिए यूट्यूब में, इसलिए आज मैंने इनको जवाब दे दिया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला सवाल है नवीन सिंह का। ये कह रहे हैं, जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद नवीन जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पॉसिबल है कि जो किसान आंदोलन है उसमें जॉर्ज सोरोस की फंडिंग हो, क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में खुद कहा था कि मैं इंडिया की प्रेजेंट गवर्नमेंट को हटाने के लिए फंडिंग कर सकता हूं। इसका वीडियो यूट्यूब पे, हाँ वो वीडियो मैंने भी देखा है। और नवीन जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि फंडिंग ये जो कह रहे हैं कि 6-6 महीने का हम खाना लेकर आ रहे हैं और 6-6 महीने का हम डीजल लेकर आ रहे हैं, ऐसा कौन सा किसान है? मैं जानना चाहता हूं 10 बीघे का, 20 बीघे का, वो कितना बड़ा लैंडलॉर्ड है। भाई साहब मैं एक बात बताऊं, मैंने जो 1-2 मतलब फिलहाल में इस मामले के ऊपर, ये जो आप मैटर बता रहे हो,
वैसे तो मैंने ज़्यादा से बात करी, लेकिन इस मैटर के बारे में जो आप बता रहे हो, जो मैंने 1-2 किसानों से बात करी है, उन्होंने मुझे पता क्या बताया है। उन्होंने ये बोला, मेजर साहब, हम जब रिश्तेदारी के यहाँ जो शादियाँ होती हैं ना, वो भी जाते हैं, छू के शगुन दे के, आशीर्वाद दे के वापस लौट आते हैं, क्योंकि खेतों पे काम है। किसान खेत को छोड़ ही नहीं सकता। किसान की एक जुड़त है, एक उसका रिलेशनशिप है खेत के साथ। खेत मुरझा जाएंगे किसान के बिना। ये कैसे किसान है जो 6-6 महीने कहते हैं बॉर्डर पे पड़े रहेंगे एयर कंडीशन टेंट से? ये किसान नहीं है दोस्तों। और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? फंडिंग चाइना की भी हो सकती है, क्योंकि चाइना भी यही काम करता है। चाइना देगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान देगा खालिस्तानियों को जो बाहर बैठे हैं। बाहर से पैसा आएगा, अपनी जेब से 2 रुपए खर्च करने को राजी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, फिर पहली चीज मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जितने यहां पे किसान आए हैं उनका खालिस्तान से कुछ लेना देना है। मैं ये पॉइंट नहीं बता रहा आपको, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तानी घुसे हुए हैं। दैट इज माई पॉइंट। इसके अंदर घुसे हुए हैं खालिस्तानी। जयंत सर, ये रेवन है। जयंत सर, जय हिंद रेवन जी। आप अपना नाम लिखते तो मजा आता। डीआरडीओ ने एक असॉल्ट राइफल बनाई है इंडियन आर्मी, उग्रम नाम से। वाई वी सीइंग सो मच डिले from the army side to acquire the Ugram rifles? Is our army not interested in that rifle and only trust foreign weapons? ऐसा नहीं है। जो हम इंसास यूज कर रहे हैं भारत में ही बनी है। तो आपका ये कहना कि आर्मी सिर्फ फॉरेन हथियारों पे बिलीव करती है, नहीं। कारगिल की लड़ाई कौन से हथियार से लड़ी थी? फॉरेन हथियार से लड़ी थी? नहीं, आपने इंसास से लड़ी थी। इंसास तो भारत में बनती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाई ना इंसास। तो ऐसी बात नहीं है। उग्रम राइफल अभी निकली है, और कोई भी राइफल की टेस्टिंग होती है, डिटेल टेस्टिंग होती है। एक राइफल से हजारों राउंड फायर करे जाते हैं। वही राइफल जाएगी आपकी सियाचिन ग्लेशियर, वो राइफल जाएगी थार डेजर्ट, पोखरन रेंज, यानी -50 से प्लस। वो हर जगह उसको रगड़ा जाएगा राइफल को, तब जाके आर्मी संतुष्ट होगी कि हाँ ये राइफल हमें लेनी चाहिए। तो ये कहना कि फौज सिर्फ इंपोर्टेड चाहती, क्या इंपोर्टेड यूज कर रही है फौज? आत्मनिर्भर भारत के बाद तो बहुत कम हो गया है। हमें क्वालिटी की राइफल्स नहीं मिल रही हैं। जिस दिन क्वालिटी की राइफल मिल जाएगी आर्मी ले लेगी। तथागत असर, जय हिंद मेजर साहब, आई एम तथागत फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल से तथागत जी, जय हिंद, नमस्कार। ये पाकिस्तान ने फतेह 1 और 2 रॉकेट्स 400 किलोमीटर रेंज है, क्या हमारे लिए थ्रेट है? क्या हमारे पास काउंटर है? बिल्कुल। ये सब पाकिस्तान के ये बेसिकली फुलझड़ियां हैं पाकिस्तान के पास। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी रॉकेट। मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तानी फ्रॉड हैं। ये 420 लोग हैं, ये कुछ नहीं बना पाते, ठीक है। पाकिस्तान ये शर्ट का बटन नहीं बना पाता, रॉकेट बनाएगा। सारे के सारे भीख में चाइना से लिए हैं। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये चाइना से लेते हैं रॉकेट, ले लिया रॉकेट चाइना से। अब एक बढ़िया सा रॉकेट आ गया, उसका नाम होगा चिंग चोंग डिंग डोंग, को चाइनीज आर्मी का रॉकेट, जो चाइना अब इस्तेमाल नहीं कर रही है, ठीक है ना। चाइनीज भी अपने लेटेस्ट हथियार पाकिस्तानियों को नहीं देते, क्योंकि चाइना को भी पता है कि इनको आए ना आए चलाना, खुद ही पे ना मार लें, हम पे ना फेंक दें, तो चाइना इनको लेटेस्ट हथियार नहीं देता। अब कोई हथियार है, कोई रॉकेट है, आपने बोला उसका नाम फतेह है, तो उसका ओरिजिनल नाम होगा चिंग चोंग डिंग डोंग, ठीक है जी। अब चिंग चोंग डिंग डोंग जब फेज आउट होता है तो पाकिस्तान को पकड़ा दिया कि लो चिंग चोंग डिंग डोंग तुम चलाओ। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान का टोटल खर्चा है पेंट पे। पहले उस पूरे रॉकेट को हरा पेंट करता है, फिर सफेद पेंट से उसके ऊपर चांद और सितारा बनाता है, फिर उसका नाम लिख देता है हत्फ, ठीक है। बाबर, गौरी, गजनवी, फतेह, ये सब उल्टे सीधे नाम उनके ऊपर लिख देते हैं लूजर्स के, और फिर ये कहते हैं कि ये हमारा रॉकेट है। इनका कोई रॉकेट नहीं है, चाइनीज रॉकेट है। और जहां तक तोड़ की बात है, जबरदस्त तोड़ है, जबरदस्त तोड़ है। देखिए सिंपल सी बात है, भारत ने कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करा। पाकिस्तानी जर्नल क्यों हथियार खरीदते हैं? इसलिए नहीं कि भारत से लड़ना है, इतनी हिम्मत तो है नहीं। उनको मिलता है कमीशन। ये अपने हथियार के खरीद फरोख्त में मोटा कमीशन खाते हैं, मोटा कमीशन। दैट इज वाई दे बाय देयर वेपन्स फ्रॉम चाइना, इसीलिए कि मोटा कमीशन मिले हमें, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हमारा आज का वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।